आज अपना टॉपिक है राज्य प्रशासन की विशेषताएं। राज्य प्रशासन की विशेषताओं को कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व। देखो, भारत में ये व्यवस्था कर रखी है कि जितने भी राज्य हैं उन सभी को क्या दे रखा है, स्वायत्तता दे रखी है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक राज्य अपने शासन को अच्छे ढंग से संचालित करे। इसके लिए ज़रूरी है कि वो स्वायत्तता प्राप्त हो, वो स्वतंत्र हो। अगर राज्य स्वतंत्र नहीं होगा तो उसका प्रशासन, उसका शासन अच्छे ढंग से संचालित नहीं हो पाएगा। अगर राज्यों का शासन अच्छे ढंग से संचालित नहीं हो पाएगा तो केंद्र का शासन भी अच्छे ढंग से संचालित नहीं हो सकता है। इसलिए प्रत्येक राज्य को स्वतंत्र अस्तित्व दिया गया है कि राज्य अपनी इच्छा के अनुसार अपने शासन को अच्छे ढंग से संचालित करे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बात करते हैं स्वायत्तता की, कि राज्य प्रशासन उसका क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व है। वो अपने नीतिगत निर्णय अपनी इच्छा से स्वतंत्रतापूर्वक ले सकता है। दूसरे बिंदु की हम बात करें, पृथक संविधान का अभाव। कि भारत का संविधान कब बना, तो भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को। और संविधान जो बनाया गया वो पूरे देश के लिए एक ही संविधान बनाया गया। अपने यहाँ पर एक संविधान को हमने एकात्मक शासन की विशेषता के अंतर्गत स्वीकार किया है। अगर संघात्मक व्यवस्था को हम अपना लेते पूरी तरह से तो भारत का संविधान भी कितने प्रकार का होता, 2 प्रकार का होता। एक तो केंद्र का संविधान, दूसरा राज्य का संविधान। तो केंद्र के संविधान से केंद्र का शासन संचालित होता और राज्य के संविधान से राज्य का शासन संचालित होता। लेकिन हमने एक ही संविधान को स्वीकार किया है और उसी के माध्यम से केंद्र का शासन भी संचालित होता है और उसी के माध्यम से राज्य का शासन भी संचालित होता है। तो इस प्रकार से राज्यों का जो शासन संचालित होता है उसके लिए भी अपना संविधान ही महत्वपूर्ण है और संविधान के आधार पर ही राज्य का शासन संचालित होता है। तीसरे बिंदु की हम बात करें, आपातकाल में केंद्र प्रशासन के अधीन। तो सामान्य व्यवस्था में देखो, जब देश में शांति व्यवस्था बनी रहती है, अच्छे ढंग से शासन संचालित होता है, उस समय केंद्र अपना काम करता है और राज्य अपना काम करता है। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, देश में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी स्थिति में राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक अधिकार दे रखे हैं। और आपातकाल में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान के भाग 18 में, भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360, इसमें आपातकाल का उल्लेख मिलता है। और आपातकाल 3 प्रकार का है। जब आपातकाल लागू होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। कहने का मतलब कि अपने यहाँ पर एकात्मक शासन लागू हो जाता है। कब? आपातकाल के दौरान। तो आपातकाल में केंद्र प्रशासन के अधीन होता है। कौन सा प्रशासन? राज्य का प्रशासन। अन्यथा शांति व्यवस्था में राज्य अपने शासन को अच्छे ढंग से स्वतंत्रतापूर्वक चला सकता है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा देश की सुरक्षा और एकता बनाए रखने के लिए किया गया है। फिर बात कर लें नंबर 4 की, केंद्र पर निर्भर। कि सामान्यतः राज्य कोई कार्य करेगा तो उसके लिए उसे किसकी जरूरत पड़ेगी? वित्त की, पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब ये पैसे का जो वितरण है वो किसके माध्यम से किया जाता है? वित्त आयोग के माध्यम से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 280, जिसमें वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। वित्त आयोग जो है वो क्या करेगा कि केंद्र के माध्यम से जो कर लगाए जाते हैं उन करों का विभाजन करता है, सरकार को अपनी सिफारिश देता है कि कितने कर तो राज्यों को दिए जाएं, कर से 100% कर से जो हिस्सा है वो कितना तो राज्यों को दिया जाए और उसका कितना हिस्सा केंद्र को दिया जाए। तो ये वित्त आयोग
केंद्र और राज्यों में करों का वितरण करता है, बंटवारा करता है। अब अगर राज्यों को केंद्र से ज़्यादा सहायता मिलेगी, केंद्र से ज़्यादा वित्त मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो राज्य उतना ही शक्तिशाली होगा, उतना ही अच्छे अपने प्रशासन को संचालित कर पाएगा। तो इस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो केंद्र पर निर्भर कौन रहता है? केंद्र पर निर्भर होता है राज्य। आगे हम बात कर लें पांचवें बिंदु की कि राज्य प्रशासन विकास प्रशासन का द्योतक। कि भारत में राज्यों की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि राज्य बोल दें या इकाइयाँ बोल दें कि ये अपना शासन अच्छे ढंग से संचालित कर सकें। तो राज्य प्रशासन को विकास प्रशासन का क्या माना गया है? द्योतक माना गया है कि राज्य के माध्यम से ही विकास की क्रियाओं को लागू किया जाता है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। फिर हम बात कर लें सचिवालय की। सचिवालय को माना जाता है राज्य प्रशासन की धुरी। देखो, राज्य प्रशासन की धुरी कहने का मतलब कि राज्य के जो भी शासन से संबंधित निर्णय, तो नीतिगत जो निर्णय लिए जाते हैं, कैसे निर्णय? नीतिगत, कि जो भी नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं कि किस प्रकार से राज्य के शासन को संचालित करना है, वो सभी प्रकार के निर्णय कहाँ से लिए जाते हैं? तो राज्य में स्थित जो सचिवालय होते हैं वहाँ से सभी प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं और उसके बाद में उन्हें लागू किया जाता है। तो दैनिक जो गतिविधियाँ होती हैं कि राज्य में आज महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हुए, उन सभी कार्यों का जो लेखा जोखा है वो सचिवालय में रखा जाता है। साथ में कौन कौन से हमें निर्णय लेने हैं, ठीक है, वो कार्य भी कहाँ पर किया जाता है? सचिवालय में किया जाता है। और यहीं से राज्य का शासन क्या होता है? संचालित होता है। फिर आगे हम बात कर लें जन सहभागिता पर आधारित। कोई भी राज्य होता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो जन सहभागिता, ठीक है, कि जनता की शासन में क्या हो? सहभागिता हो। कि शासन तभी अच्छा है जब जनता की सहभागिता किस में होगी? शासन में। तो वर्तमान में हम देख सकते हैं कि मत का जो अधिकार दे रखा है, मतदान का जो अधिकार है, उसके माध्यम से जनता की सहभागिता किस में होती है? शासन में होती है। कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक पद को प्राप्त करता है तो वो शासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जन सहभागिता पर आधारित शासन होता है। शासन में ज़्यादा से ज़्यादा जनता की क्या होनी चाहिए? सहभागिता होनी चाहिए। तो राज्य प्रशासन की ये एक विशेषता है। फिर हम बात कर लें अगली अपनी विशेषता में कि प्रमुख प्रशासकों का अखिल भारतीय सेवाओं से चयनित होकर आना। तो देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312, इसमें उल्लेख मिलता है हमें अखिल भारतीय सेवाओं का। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। ये 2 पहले से थी, IAS, IPS 2 पहले से थी और IFS जो है वो 1966 में प्रारंभ की गई। तो ऐसी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके माध्यम से जो प्रशासक हैं वो केंद्र में भी काम करते हैं, राज्य में भी काम करते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल अगर हम लें तो देखो, एक संस्था है जिसका नाम है UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये संघ लोक सेवा आयोग जो है ये इन अखिल भारतीय सेवाओं का क्या लेता है? एग्जाम लेता है। और इसके माध्यम से अब देखो, केंद्र का एक विभाग हो गया, एक संस्था हो गई जो इन अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा लेती है और इसके माध्यम से जो व्यक्ति चयनित होकर के आते हैं वो केंद्र में भी काम करते हैं और साथ साथ में
कहाँ पर काम करते हैं, राज्य में भी काम करते हैं। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि जैसे कलेक्टर है, कलेक्टर केंद्र में भी काम करेगा, ठीक है, और राज्य में भी क्या करेगा, काम करेगा। तो इस प्रकार से जो इन सेवाओं के माध्यम से जो व्यक्ति चुने गए, जो प्रशासक चुने गए, ठीक है, वो अखिल भारतीय सेवाओं से आते हैं और वो केंद्र में भी काम करते हैं और वो राज्य में भी काम करते हैं। तो राज्य के लिए अलग से अखिल भारतीय सेवाओं का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। फिर बात कर लेते हैं हम राज्यपाल की, कि राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। कि राज्य का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है, राज्यपाल। और राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि माना जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। राज्य संबंधी सभी प्रकार की सूचनाएं राज्यपाल किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। तो इस प्रकार से राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और लास्ट हम बात कर लें स्थानीय प्रशासन राज्य प्रशासन के अधीन। देखो, अगर हम बात कर लें कि सरकार, और सरकार के स्तर कितने हैं, तो सरकार के स्तर हैं 3, ठीक है। कौन कौन से स्तर हैं सरकार के, तो नंबर 1 केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, और तीसरा है स्थानीय सरकार। अब स्थानीय सरकार की शुरुआत भारत में कब होती है, 1992 में होती है। उससे पहले सरकार के कितने स्तर थे, तो उससे पहले सरकार के 2 स्तर थे, एक केंद्र में और दूसरा राज्य में। 1992 के माध्यम से एक सरकार का तीसरा स्तर आया जिसे स्थानीय सरकार भी कहा गया। अब यहाँ पर बात हो रही है कि स्थानीय प्रशासन राज्य प्रशासन के अधीन, कि संविधान के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा केंद्र में कर रखा है और किस में कर रखा है, राज्य में कर रखा है। लेकिन अगर स्थानीय सरकार की बात करें तो स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन जो है वो राज्य प्रशासन के अधिकार में है। तो राज्य सरकार या राज्य प्रशासन जो है वो शक्तियां प्रदान करता है किसे, स्थानीय सरकार को, और फिर स्थानीय सरकार अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करती है। तो राज्य सरकार के अधीन कौन सा आता है, स्थानीय प्रशासन या स्थानीय सरकार। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि राज्य प्रशासन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं।